जैसा आप मुझे सुबह डिस्कस हुआ था, तो आपने कहा था सर कल ही इस टॉपिक पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे हमको बताइएगा। तो पहले आप एक चीज़ जान लीजिएगा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पार्षद सीमा नियम, और इसको दूसरा नाम बोलते हैं कि ये कंपनी का प्राइम डॉक्यूमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। अगर देखा जाए बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के या बिना इस डॉक्यूमेंट के किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना संभव नहीं है। ये कंपनी का प्राइम डॉक्यूमेंट्स होता है, और देखा जाए तो ये कंपनी का एक तरह से संविधान ही कहा जा सकता है। कोई भी कंपनी बिना इस डॉक्यूमेंट के उसका रजिस्ट्रेशन संभव ही नहीं है। क्या होता है तो इसके बारे में हम आपको 2 लाइन में समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द constitution of a company which define all those condition and object for which the company is established। कंपनी को का क्यों इस्टेब्लिश करना है, हाँ उसका बिजनेस क्या है, बिजनेस करने का क्या पर्पस है, ये सारी बातें जो हैं कंपनी के ये प्राइम डॉक्यूमेंट्स होती है। प्राइम डॉक्यूमेंट से मतलब यहाँ पे कंपनी का उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मतलब इसका मतलब हुआ, एक लाइन बोल सकते हैं कि एवरी कंपनी विच इज ए मस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हाँ, एसोसिएशन। फिर इसकी बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑफ एसोसिएशन तो इसका पहला जो कंटेंट्स है वो है नेम क्लॉज। अगर हम नेम क्लॉज की बात करें तो इस कंटेंट्स में यानी नेम क्लॉज में कंपनी का नाम होता है। कंपनी कोई भी कंपनी बिना नेम के यानी बिना नाम के अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकती है। जब कंपनी का प्रमोटर्स कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जाता है तो उसको सबसे वो उस कंपनी का नाम उस नेम क्लॉज में उसको डिफाइन करना मस्ट होता है। इसमें एक कंडीशन और भी होती है कि नो कंपनी इन इंडिया कैन यूज द वर्ड्स क्राउन, इंपीरियल, रॉयल, charter, etc. without the permission of the central government. And second, the name of the company should not resemble the name of any existing company. Public limited company should use the word limited along with the name, and private company must use the word private limited with its name. तो इसका मतलब हुआ कोई भी कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है तो उसको अपने नाम के आखिर में लिमिटेड शब्द लिखना कंपलसरी होता है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको अपने नाम रख दे प्राइवेट लिमिटेड सब लिखना कंपलसरी होता है। फिर हम बात करते हैं सेकंड जो इसका कंटेंट्स है रजिस्टर ऑफिस क्लॉज और सिचुएशन क्लॉज। इस क्लॉज में होता है कि कंपनी का ऑफिस है वो कंपनी का ऑफिस है वो कहाँ पे स्थित होगा। अगर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्लॉज में तो जैसे कंपनी का ऑफिस बनारस में है तो इस क्लॉज में बनारस का नाम नहीं दिया होगा। बनारस मान लीजिए लंका पे है तो लंका पे यानी प्लेस का नाम भी नहीं होगा और शहर का भी नाम नहीं होगा, केवल नाम किस स्टेट में है वो नाम। मान लीजिए कंपनी का नाम कंपनी का ऑफिस लखनऊ के हजरतगंज में है तो लखनऊ सिटी हुई और जो प्लेस हुआ हजरतगंज वो नाम वहाँ नहीं हो बल्कि उस यूपी नाम हो। दूसरे आसान शब्दों में हम बोल सकते हैं कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में केवल स्टेट का नाम दिया होता है बल्कि शहर और प्लेस का नाम नहीं दिया होता है। ठीक है, ये हो गया आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज और सिचुएशन क्लॉज। फिर थर्ड हम क्लॉज की बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी कंपनी का क्या उद्देश्य है। मान लीजिए कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है तो उसका उद्देश्य होता है हमको लेदर का बिजनेस करना। तो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये दिया होता है कंपनी लेदर का ही बिजनेस करेगी। ये कंपनी का प्राइम ऑब्जेक्ट होता है कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी अपना लेदर का ही बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। अगर इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी कोई और दूसरा बिजनेस नहीं कर सकती है। अगर मान लीजिए कंपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज का अवहेलना करती है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है, और ये कंपनी का बहुत ही एसेंशियल क्लॉज होता है। हाँ, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लॉज की, तो आपका हो गया लायबिलिटीज क्लॉज। इस क्लॉज में जो कंपनी के मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती है। हाँ, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल क्लॉज, यानी कंपनी की अथवाइज कैपिटल कैसे डिवाइड होगी ये आपके कैपिटल क्लॉज में डिटेल में दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाँ,
the share capital of the for example the share capital of the company is 5 lakh divided into 50,000 shares of 10 each। मतलब वहाँ की ये इस तरह होता है कि कोई भी कंपनी उसका जिसके 5 लाख से शेयर रुपीस हैं और डिवाइड वो 50,000 शेयर में है और 10 ईच है, तो इस तरह जो है साफ साफ जो ये कैपिटल क्लॉज में क्लियर होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लॉज जो है एसोसिएशन क्लॉज, यानी कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर से उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसका 2 मेंबर से रजिस्टर होना ये कंपलसरी, यानी इसमें नंबर ऑफ मेंबर की जानकारी देना बहुत जरूरी होता है, इसको बोलते हैं एसोसिएशन क्लॉज। फिर नेक्स्ट आता है कि अल्टरेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कंपनी के इस डॉक्यूमेंट्स को यानी प्राइम डॉक्यूमेंट को किस तरह अल्टर्ड यानी चेंज कर सकते हैं। तो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये किसी भी कंपनी को अपने प्राइम डॉक्यूमेंट्स या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करने की ये सुविधा प्रदान की गई है। पहले हम बात करते हैं हाउ टू चेंज अल्टरेशन इन द नेम क्लॉज। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है उसको अपने नेम क्लॉज को चेंज करना बदलना है, अगर मान लीजिए सिंपल सा चेंज करना हो, हाँ जैसे पब्लिक से प्राइवेट या प्राइवेट से पब्लिक को चेंज करना है, तो एक सिंपल सी डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी और उसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके कंपनी के नेम क्लॉज को वो अल्टर हो जाएगा। अगर मान लीजिए पूरा का पूरा नाम जो कंपनी को चेंज करना है, हाँ तब इसके लिए कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल करेगी, उसमें एक रेजोल्यूशन पास करेगी और उसके बाद इस रेजोल्यूशन को वो कंपनी के शेयर होल्डर मीटिंग को बुला के उसमें पास कराना जरूरी होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि रियल ओनर जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं बिना उनके परमिशन के कोई भी कंपनी फुली नेम जो है अपने कंपनी का वो चेंज बिना इनके परमिशन के नहीं कर सकती है। फिर थर्ड हम बात करते हैं अल्टरेशन इन रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, यानी रजिस्टर ऑफिस क्लॉज को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो इसका कुछ प्रोसीजर या कुछ प्रक्रिया है जो इसको इस प्रकार हम बता सकते हैं। फर्स्ट है विद इन सेम सिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेकंड है विद इन सेम स्टेट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। थर्ड है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी 3 जो स्टेप्स है जिसके लिए जो कोई भी कंपनी का वो रजिस्टर ऑफिस क्लॉज चेंज हो सकता है। मान लीजिए पहला इसे हमने आपको बताया विद इन सेम सिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाँ तो अगर जैसे बनारस शहर में किसी कंपनी का रजिस्टर ऑफिस है, तो अगर जो पहला प्रोसीजर है कि विद इन सेम सिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मान लीजिए बनारस सिटी सेम रहेगा, जैसे उसका ऑफिस लंका पे है, वो लंका से हट के अपने कंपनी जो है अपना ऑफिस जो है बुरा नाला लाना चाहती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, कंपनी एक सिंपल सा रेजोल्यूशन पास करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में और उसका जो प्लेस है लंका से बुरा नाला पे ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि इसमें आप सिटी नहीं चेंज हो रहा है, केवल प्लेस चेंज हो रहा है। ऐसे में ये सिंपल अल्ट्रेशन यानी एक डायरेक्टर की मीटिंग में एक साधारण प्रस्ताव पास करके कंपनी इस प्रकार का परिवर्तन अपने रजिस्टर ऑफिस क्लॉज में बड़े आसानी से कर सकती है। फिर हम सेकंड बात करते हैं विद इन सेम स्टेट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। स्टेट सेम है लेकिन यहाँ पे जो मेन बात है कि हमको सिटी चेंज करें। जैसे अभी आपने पहले एग्जाम्पल में देखा, पहले प्रोसेस में देखा कि स्टेट सेम था, सिटी सेम था, केवल प्लेस चेंज हुआ है। लेकिन दूसरे स्टेज में क्या हुआ कि आपको शहर भी बदलना है। मान लीजिए आपकी कंपनी का ऑफिस बनारस में है, वो चेंज होकर कानपुर जाना चाहता है। वो कहाँ कंपनी वाले चाहते हैं कि हमारा ऑफिस जो है वो बनारस से हट के उसको कानपुर ट्रांसफ़र कर दें। तो इसमें कंपनी क्या करेगी, अपना कि स्पेशल रेजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में पास करेगी और वहाँ से प्रस्ताव जब पास हो जाएगा तो उसके लिए कंपनी जो है बोर्ड ऑफ वो शेयर होल्डर की मीटिंग कॉल करेगी। उसमें जब ये प्रस्ताव पास कर लेगी तो फिर उसके बाद वो कंपनी उस प्रस्ताव पास हुए एक कॉपी जो है कंपनी के ट्रिब्यूनल यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को भेजेगी। उसके परमिशन के बाद ही कंपनी जो है वो अपना ये जो ऑफिस जो है वन सिटी टू अनदर सिटी में ट्रांसफ़र
कर सकती है। ठीक है। ये फिर हम बात करते हैं थर्ड स्टेप फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। आप जानती हैं कंपनी के जो मेंबर ऑफ एसोसिएशन में केवल स्टेट का नाम दिया होता है, हाँ, उसमें शहर और प्लेस का नाम नहीं दिया होता है। तो ये जो स्टेप्स है कि कंपनी हाउ कैन चेंज कंपनी आवर मेन ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी कंपनी, मान ली कंपनी का मेन ऑफिस यूपी में है, उसको वो मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र करना चाहती है। तो ऐसे में तो कंपनी क्या करेगी, पहले वहाँ के रजिस्ट्रार को एक नोटिस भेजेगी और उनसे जानना चाहेगी क्या यहाँ पे ये संभव है। अगर वो वहाँ का रजिस्ट्रार अगर संकेत देता है कि आप यहाँ पे अपना ट्रांसफर ऑफिस खुला सकती हैं, तो कंपनी का डायरेक्टर जो है अपने यहाँ मीटिंग कॉल करेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा और उसको फिर उसको शेयरहोल्डर की मीटिंग में पास करवाएगा और फिर सीधे वो ट्रिब्यूनल को भेज देगा। जब ट्रिब्यूनल भी ओके कर देगा तो लास्ट में इसकी परमिशन इसको कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लेनी पड़ेगी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ओके कर देगी तो इसकी सूचना कंपनी के रजिस्ट्रार को के पास भेजी जाएगी। कंपनी के रजिस्ट्रार का जब ओके हो जाएगा तब ये सारा प्रोसीजर होके कंपनी जो है अपना जो ऑफिस है फ्रॉम वन स्टेट टू दूसरे स्टेट में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकती है। और ये सारी प्रोसीजर जो है 30 यानी 1 मंथ के भीतर हो जानी चाहिए और की सूचना रजिस्ट्रार को इसी समय भेज देनी चाहिए और इसकी एक कॉपी यहाँ के रजिस्ट्रार को और जो कंपनी जिस स्टेट में जा रही है वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास भी मिल जानी चाहिए। और उसके बाद कंपनी जो है अपना जो ऑफिस जो है दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर सकती है। ये तो हुआ कि कंपनी के रजिस्टर ऑफिस का अल्ट्रेशन का प्रोसीजर। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं अल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट क्लास। आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट क्लास इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव क्लास इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी। Section 71 clearly states that the object class of a company can be altered only if the following objects are fulfilled by proposed change. पहला चेंज है to carry on the business of the company more economic and more efficiency. दूसरा कर रहे हैं to enlarge the area of operation of the company or to be changed. थर्ड बोल रहे हैं to start some business which can be easily carried on within the present business of the company. फिर next है to restrict or abandon any of the object specified in its memorandum, to amalgamate the company within any other company, to sell or dispose of the whole or any part of undertaking of the company. मतलब ये कुछ ऑब्जेक्ट है जिसको फुलफिल करना जरूरी है। जैसे मेन हो गया कि कंपनी को मान लीजिए अपना कोई बिजनेस को शॉर्ट करना है या किसी यूनिट को बंद करना है या अपने जो कंपनी का एरिया है ऑपरेशन का उसको इनलार्ज करना है या कंपनी को कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना है। तो अगर ये सब रीजनेबल रीज़न है तो उसकी बदले कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लास को अल्टर्ड कर सकती है। फिर हम बात करते हैं कि कौन से प्रोसीजर कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है। तो पॉइंट नोट कर लीजिए, प्रोसीजर फॉर अल्ट्रेशन। ये पहला जो आपका प्रोसीजर है वो है ए स्पेशल रेजोल्यूशन अफेक्टिंग द अल्ट्रेशन मस्ट बी पास्ड एंड ए कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन शुड बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। यानी कंपनी को अपने यहाँ एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा और उसकी एक कॉपी जो है कंपनी के रजिस्ट्रार को भेज देना होगा। फिर दूसरा जो उसका प्रोसीजर है टू पिटीशन टू द नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल टू कंफर्म द अल्ट्रेशन मस्ट बी मेड। यानी जो आपने चेंज करने का जो प्रोसीजर आपने प्रस्ताव पास किया है उसकी एक कॉपी जो है कंपनी की जो सर्वोच्च संस्था होती है आप जानती हैं उसको बोलते हैं नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल, उसके पास भी एक कॉपी भेज देनी चाहिए और वो जब कंफर्म करेगा तभी जो है आपका अल्ट्रेशन का प्रोसीजर वो कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद इसकी परमिशन जैसा आप जानती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लेनी जरूरी होती है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज का अल्ट्रेशन करने का तरीका होता है जिससे आप कंपनी जो है इन प्रोसीजर को अप्लाई करके कंपनी बड़े आसानी से अपने
ऑब्जेक्ट क्लास को चेंज कर सकती है, क्योंकि हम जानते हैं ये कंपनी का मेन ये ऑब्जेक्ट क्लास होता है। किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लास को चेंज कैसे किया जाए, और आप ये भी जानती हैं ये बहुत सेंसिटिव क्लास होता है। इसके लिए जो प्रोसीजर आपने देखा काफ़ी टेढ़ा होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब चेंज करने का मतलब ये होता है कि कंपनी कुछ अपने ऑब्जेक्ट को कैंसिल भी कर सकती है और साथ में कुछ ऑब्जेक्ट को वो बढ़ा सकती है। इसीलिए जो कंपनी एक्ट ने इस ऑब्जेक्ट क्लास को अल्टर करने के लिए जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अल्टरेशन इन लायबिलिटीज क्लॉज। देखिए बात करते हैं कि लायबिलिटी क्लॉज में किस तरह अल्टर होगा, यानी इस क्लास को आप कैसे चेंज करेंगी। आप ये भी जानती हैं कि 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 लायबिलिटीज़ क्लास क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटीज़ लिमिटेड होती है। आप ही जानती हैं, यानी जितना उन्होंने शेयर लिया है उनकी जो उस शेयर की जो कीमत है उनकी लायबिलिटीज़ वहीं तक सीमित होती है। और आप ये भी जानती हैं कि कंपनी के शेयर होल्डर की लायबिलिटी जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तभी क्रिएट होती है। मान लीजिए कंपनी का वाइंडिंग अप में आपकी शेयर होल्डर हैं, कोई शेयर होल्डर है जिसका लायबिलिटीज़ बिल्कुल जीरो है, तो उसकी लायबिलिटीज़ कोई वहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है जिसके ऊपर कुछ पैसा रुपया बकाया है, तो उस बकाया रकम को जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तभी वो अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा करता है। तो हाँ, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, अगर हम जो आप सभी जानते हैं कि इसकी लायबिलिटीज़ जो लिमिटेड होती है उसको हम अनलिमिटेड नहीं कर सकते हैं। यानी जितनी आपकी लायबिलिटीज़ है उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, वो किन्हीं कंडीशन में अपनी लायबिलिटीज़ को वो अनलिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत कम केसेस में ऐसा देखा गया है जो डायरेक्टर जो है अपनी लायबिलिटीज़ को अनलिमिटेड कर सकता है। ठीक है, कितनी होगी? ठीक है, आप जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रही हैं उस क्वेश्चन को देख के भी आप जो हमने आपको ये जो लेक्चर दिए हैं उस बेस से भी आप क्वेश्चन पुट अप कर सकती हैं। इसका जवाब हम कल आपको दे देंगे, या हमको आप व्हाट्सअप करिएगा, उस पर भी हम आपको जवाब दे सकती हैं। थैंक यू।